माँ, माँ, देखो तो मैंने क्या लाया है आप सबके लिए। नेहा उछलती हुई अपनी माँ सुरेखा जी को सबके पसंद के कपड़े व मिठाइयाँ लाकर देती हुई कहती है। सुरेखा जी किचन से बाहर आती हुई अपना पसीना पोंछते हुए कहती है, अरे वाह, मेरी बेटी तो कमाल करती है। इसे सबके पसंद और नापसंद का कितना ध्यान रहता है और वह सारा सामान अपनी बेटी बबीता और सत्यम को दे देती है। बाकी बचा हुआ खुद रखकर फिर से अपने काम में लग गई, लेकिन नेहा से एक बार भी नहीं पूछा कि तूने अपने लिए लाया कि नहीं। नेहा अपनी माँ का चेहरा देखते रह गई। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली और फिर से वह भी रोज की तरह अपने काम में लग गई। आज उसने अपनी माँ से बहुत ही क्रोध भरे शब्द में कहा, मेरी इच्छाओं, मेरी खुशियों का क्या माँ? क्या मेरे प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आपके लिए सिर्फ सत्यम और बबीता ही आपके बच्चे हैं। मैं सिर्फ पैसा कमाने की मशीन हूँ जो आपकी और आपके बेटे बेटी की ज़रूरतों को पूरा करती रहूँ। मैंने शादी क्या कर ली, आपका सारा प्यार हवा हो गया। बाहर वाले मुझसे कहते थे कि तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, वह तुम्हें प्यार नहीं करती, प्यार करने का दिखावा करती है। पर मैं उन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया और कानों से सुन भी लिया। आपने मुझे स्वार्थी, धोखेबाज और जाने क्या क्या कहा। वहाँ तक तो ठीक था, आपने मेरे निर्दोष पति को भी नहीं छोड़ा। आप इतना नीचे गिर सकती हैं, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। आपकी नज़रों में मेरा कोई वजूद नहीं है। मैं आपके लिए एक एटीएम मशीन हूँ। जब तक मैंने आप और आपके बेटे बेटी की सभी ख्वाहिशें पूरी की, तब तक मैं बहुत अच्छी थी, और जब मैंने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया तो मैं स्वार्थी और धोखेबाज हो गई, जबकि धोखा तो आप सभी ने मिलकर मुझे दिया है। बताइए माँ, आप खामोश क्यों हैं? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आपने आशीष जी से क्या कहा है, इसका आभास भी है आपको? आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? नेहा ने गुस्से में अपनी माँ सुरेखा जी से पूछा। गुस्से से ज़्यादा उसे आश्चर्य हो रहा था, उसकी सगी माँ उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। नेहा की बात सुनकर सुरेखा जी ने मुंह बनाकर बेशर्मी से कहा, अरे मैंने ऐसे क्या कह दिया तुम्हारे पति को जो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? और तुम्हें बुरा लगता है तो लगे, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, ये बिल्कुल सच है। तेरी बुआ के साथ मिलकर तेरे पति ने तुझे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर शादी कर ली, जिससे वह तेरी कमाई पर ऐश कर सके। वाह माँ वाह, मेरे सामने ही मेरे पति को आप लालची बता रही हैं, जबकि ये आप भी जानती हैं कि लालची कौन है। लालची और स्वार्थी आशीष और बुआ जी नहीं, आप हैं। नेहा ने गुस्से में अपनी माँ को देखते हुए कहा, तू उस बेकार और उस निकम्मे के लिए मुझे स्वार्थी कह रही है? सुरेखा जी ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा। बस माँ, अब एक और शब्द भी आपने आशीष और बुआ जी के लिए कहा तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। नेहा ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। क्या कर लेगी तू, जरा मैं भी तो सुनूं। सुरेखा जी ने हाथ नचाते हुए कहा। माँ, जिस घर में आप खड़ी होकर मुझे और मेरे पति को भला बुरा कह रही हैं, इस घर को छोड़कर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि यह आप भी जानती हैं कि यह घर मेरा है। इसे मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है। नेहा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? घर तो मेरे नाम पर है, तुमने मुझसे यही कहा था ना? सुरेखा जी ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। हाँ, मैंने ये कहा था कि ये घर आपका है, पर जब मैंने यह घर आपके नाम लेने की बात बुआ जी से कही तो उन्होंने ही मुझे सलाह दी थी कि यह घर तुम अपनी माँ के नाम पर मत करो, वरना एक दिन तुम्हारी माँ तुम्हें तुम्हारे ही घर से बाहर निकाल देगी। तब मुझे बुआ जी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ था। तब उस समय मेरी सहेली ने भी मुझे यही सलाह दी कि तुम यह घर अपने नाम पर खरीदो और माँ से कहना यह घर तुमने उनके नाम खरीदा है। तब मैंने
यह घर अपने नाम पर खरीदा, लेकिन मेरे मन में कोई कपट नहीं था। घर किसी के नाम पर हो, हमें तो साथ ही रहना था। लेकिन आज आपका असली चेहरा देखकर मुझे बुआ जी की बातें समझ आ गई। आप आज तक सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बनाती रही। आप कभी चाहती ही नहीं थी कि मेरा घर बसे, इसलिए आप मेरे लिए बताए गए रिश्तों में कमी निकालकर उसे मना कर देती थी। और मैं समझती थी कि सच में उन लड़कों में कोई कमी रही होगी। माँ, आप इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हैं? नेहा ने दुखी होकर कहा। अरे, मैं तेरी शादी कर देती तो हमारा खर्च कैसे चलता? बबीता की शादी के लिए दहेज कहाँ से आता? सत्यम की इंजीनियरिंग की पढ़ाई कैसे पूरी होती? शादी के बाद तो तू अपनी तनख्वाह अपने पति के हाथ में देती, तब हम क्या करते? इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तेरी शादी हो, लेकिन तुमने अपनी बुआ के साथ मिलकर बुढ़ापे में शादी कर ली। इस उम्र में कोई शादी करता है भला? सुरेखा जी ने बेशर्मी से कहा। माँ, 35 साल में कोई बूढ़ा नहीं होता। एक माँ अपनी बेटी के लिए ऐसा सोचती है? मुझे यह सोचकर ही शर्म आ रही है। आप माँ नहीं, माँ के नाम पर कलंक हैं। अब मैं आप लोगों से कोई संबंध नहीं रख सकती। आप तीनों आज ही मेरा घर खाली कर दो, वरना मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। नेहा ने कठोर शब्दों में कहा। मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सुरेखा जी ने बेशर्मी से कहा। भाभी, अगर नेहा चाहेगी तो घर तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यह घर आपके पति का नहीं है, नेहा का है। तभी वहाँ नेहा की बुआ ने आते हुए कहा, तुमने मेरी बेटी को बहला फुसला कर उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करवा दी, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। सुरेखा जी ने अपनी ननंद को कोसते हुए कहा। भाभी, भगवान सबको देख रहा है कि नेहा की जिंदगी किसने बर्बाद करने की कोशिश की और कौन उसकी जिंदगी में खुशियों की बाहर लेकर आया है। आपकी फालतू बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। नेहा की बुआ ने अपनी भाभी को हिकारत भरी नज़रों से देखते हुए कहा। फिर वे नेहा की ओर मुखातिब होकर बोली, नेहा, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे तो बगल वाली भाभी जी ने फ़ोन करके बताया कि सुरेखा जी अपनी बेटी नेहा को बहुत बुरा भला कह रही है। उनकी बात सुनकर मैं तुरंत यहाँ आ गई। मुझे तो पहले से ही आभास था कि तेरी माँ को तेरी शादी रास नहीं आई है। वह तुझे खुश देख नहीं सकती, क्योंकि उनका सपना जो टूट गया। कैसा सपना बुआ? नेहा ने आश्चर्य से पूछा। नेहा, इन्होंने बबीता की शादी पक्की कर दी है और लड़के की माँ से वादा किया है कि वे उन्हें दहेज में बहुत सारा पैसा और सोना देंगी। लड़का सरकारी अफसर है और इन्होंने सत्यम के लिए भी लड़की देख ली है। क्या तुझे पता है? नेहा की बुआ ने अपनी भाभी को घूरते हुए नेहा से पूछा। नहीं, ये बातें इन्होंने मुझे नहीं बताई। नेहा ने अचंभित स्वर में कहा। ये तुम्हें क्यों बताएंगी? ये तो सिर्फ तुम्हें बहला फुसला कर तुझसे पैसे निकालने के चक्कर में थी। नेहा की बुआ ने एक नया धमाका किया। नेहा आश्चर्यचकित होकर अपनी बुआ को देख रही थी। नेहा की बुआ ने फिर कहना शुरू किया। ये बातें सत्यम और बबीता को पता है। तेरी माँ का प्लान था कि वे तुमसे कहेंगी कि तू लोन लेकर बबीता की शादी कर दे और उसके बाद ये सत्यम की शादी भी कर देंगी। सत्यम यहाँ नहीं, अपने ससुराल में घर जमाई बनकर रहेगा, क्योंकि जिस लड़की से तुम्हारी माँ ने सत्यम की शादी पक्की की है वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। जब सत्यम ससुराल में रहने लगेगा और बबीता अपने ससुराल चली जाएगी तो सुरेखा भाभी तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके कहेंगी कि अब उनके बुढ़ापे का सहारा तुम ही हो और तुम अपनी खुशियों की बलि चढ़ाकर अपनी माँ की जिम्मेदारी खुशी खुशी उठा लोगी। मैं ये नहीं कहती कि माँ की जिम्मेदारी तुम ना उठाओ, पर तुम्हारी माँ को भी तुम्हारी खुशियों की फिक्र होनी चाहिए, जैसे वह बबीता और सत्यम की खुशियों की कर रही है। नेहा की बुआ ने कहा। दीदी, आप हद से आगे बढ़ रही हैं। सुरेखा अपनी पोल खुलती देखकर तिलमिलाते हुए बोली। मैं हद से आगे नहीं बढ़ रही हूँ भाभी, सारी हदें तो आपने पार कर दी हैं, लेकिन मैं तो ये भूल गई। आप क्यों नेहा की खुशियों के बारे में सोचेंगी? वो आपकी सगी बेटी थोड़ी ना है। सौतेली बेटी के जीवन में
खुशियाँ आए ये आप कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं? नेहा की बुआ ने नफरत से अपनी भाभी को देखते हुए कहा, बुआ ये आप क्या कह रही हैं? क्या मैं इनकी सगी बेटी नहीं हूँ? नेहा ने आश्चर्य से पूछा। उसे अपनी बुआ की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। दीदी, आप नेहा के मन में मेरे लिए जहर क्यों भर रही हैं? सुरेखा ने गुस्से में कहा। मैं नेहा के मन में तुम्हारे लिए जहर नहीं भर रही हूँ। तुम्हारे मन में नेहा के लिए जो जहर भरा है उसे नेहा को बता रही हूँ। गलती मेरी है, मैं भैया की बातों में आ गई और नेहा को कभी भी नहीं बताया कि सुरेखा तुम्हारी सौतेली माँ है। भैया ने मुझे कसम दी थी कि नेहा को कभी पता ना चले कि सुरेखा उसकी सगी माँ नहीं है। नेहा की बुआ ने कहा। पापा ने ऐसा क्यों कहा था बुआ? नेहा ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारी सौतेली माँ के कहने पर इसने ही अपनी मीठी मीठी बातों में भैया को फंसा लिया था। भाभी नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले कि यह तुम्हारी सौतेली माँ है। अगर तुम जान जाती तो इसके इतने नज़दीक नहीं आती और ये तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा नहीं उठा पाती। तुम शुरू से ही पढ़ने लिखने में तेज थी। यह बात तुम्हारी सौतेली माँ जानती थी कि तुम पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करोगी और ये तुमसे झूठा प्यार दिखाकर तुम्हें जीवन भर बेवकूफ़ बनाती रहेगी और इन्होंने ऐसा किया भी। जब तक भैया जीवित रहे मैं सोचती थी कि शायद वे तेरी खुशियों के बारे में सोचेंगे, पर इस औरत ने उन्हें भी अपने वश में किया था। जब भैया की मौत हो गई तो मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी क्योंकि मैं तुम्हारी माँ की मक्कारी से वाकिफ थी। नेहा की बुआ ने अपनी भाभी को हिकारत से देखते हुए कहा, बुआ आप मेरी माँ का अपमान कर रही हैं। तभी बबीता ने तमक कर कहा, मैं इनका अपमान नहीं कर रही हूँ, इनका असली चेहरा दिखा रही हूँ। नेहा, तेरी माँ की मक्कारी शायद मुझे भी पता नहीं चलती, पर इसने अपने दिल की बात अपनी सहेली से बताई कि ये तेरे पैसे से अपने दोनों बच्चों का जीवन संवारेगी और उसके बाद तेरे साथ रहेगी। 2-4 साल और उम्र बीत जाते तो तेरी शादी की उम्र निकल जाती। उसके बाद तो ये तीनों तेरे पैसे पर ऐश करते। और इसकी सहेली ने इसकी बात आशीष की माँ से बता दी। आशीष की माँ जो मेरे पड़ोस में रहती है, उन्होंने मुझे बताया। तब मुझे पता चला कि सुरेखा भाभी तेरी शादी क्यों नहीं करना चाहती थी। मुझे आशीष के बारे में सब पता था। मैं तेरी शादी आशीष से करवाना चाहती थी। यह बात मैंने आशीष और उसकी माँ से कही तो वे तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने मेरे घर पर तुम्हें देखा था और फिर मैंने तुम्हें समझाया तो तुम भी मान गई। पर जब मैंने तेरी माँ से कहा तो ये मुझसे लड़ने लगी, लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि सुरेखा भाभी की चाल को मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। मैंने तुम्हें सुरेखा भाभी की असलियत बताना चाहिए, पर तुमने मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं किया। तुम्हें लगता था कि एक सगी माँ अपनी बेटी का कभी बुरा नहीं करेंगी, पर मुझे पता था कि सुरेखा भाभी तुम्हारी सौतेली माँ है। अब तो तुम्हें भी सुरेखा की असलियत का पता चल गया है कि ये औरत कितनी मक्कार, स्वार्थी और लालची है। इसने अपने बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए तुम्हारी जिंदगी दांव पर लगाने की चाल चली। अगर तुम इसकी बातों में आकर लोन ले लेती तो जीवन भर अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट कर उस लोन की किस्तें भरती रहती और ये तीनों ऐश करते। मैं ये अन्याय तुम्हारे साथ कैसे होने देती? तेरी शादी हो गई है, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और 2 महीने के अंदर आप मेरा मकान खाली कर दीजिए। नेहा ने गुस्से में अपनी माँ से कहा। नेहा की बात सुनकर सुरेखा जी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उसने मगरमच्छी आंसू बहाते हुए कहा, नेहा बिटिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं स्वार्थी हो गई थी। इस घर के अलावा हमारा कोई ठिकाना नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? हमें इस घर से मत निकालो। नहीं माँ, अब मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगी। आपको घर तो खाली करना ही होगा। हाँ, मैं इतना कर सकती हूँ कि 2 महीने की जगह मैं 6 महीने भर का समय देती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। अगर मैंने आपको माफ़ कर दिया तो आपको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा और आपने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, वरना आप जीवन भर आराम से रहती। नेहा ने कठोर शब्दों में कहा। नेहा की बातें सुनकर सुरेखा और बबीता के होश उड़ गए। तब तक सत्यम भी वहां आ गया था। जब उसे पता चला
कि उन लोगों की असलियत नेहा को पता चल गई है तो उसका चेहरा भी शर्म से झुक गया। नेहा उन तीनों को वैसी ही हालत में छोड़कर अपनी बुआ के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने अपने पति के घर की ओर चल पड़ी। नेहा के वहां से जाते ही तीनों सोच में पड़ गए कि अब क्या होगा। बबीता के ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे, सत्यम की शादी कैसे होगी। वे यह सब सोच ही रहे थे कि बबीता के ससुराल से फोन आया। सुरेखा जी शादी का मुहूर्त निकालने कब आए। अब सुरेखा जी उन्हें कुछ जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर कुछ ही देर में सत्यम के ससुराल से भी फोन आया। सुरेखा जी शादी की तारीख निकालने कब आ रहे हो। अब तो सुरेखा जी के होश उड़ने लगे। वह उन्हें भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। धीरे धीरे सभी को पता चलने लगा कि सुरेखा जी ने कितनी मक्कारी करके अपनी सौतेली बेटी का इस्तेमाल करने का प्रयास किया था। तो सभी ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई और बबीता और सत्यम की शादी भी नहीं हो पाई। उन्हें अपना पेट भरने के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। दोस्तों, सभी सौतेली माँ ऐसी नहीं होती। कुछ कुछ तो बहुत अच्छी भी होती हैं, लेकिन कुछ तो इतनी बेकार होती हैं कि अपने सौतेले बच्चे के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं कि आंखों से आंसू नहीं रुकते। ऐसा क्यों? उस बच्चे का इसमें क्या दोष है? क्यों वह माँ अपने बच्चों की तरह उस बच्चे को भी नहीं अपना सकती? इस कहानी में सुरेखा जी ने नेहा के साथ किया वह सही था या गलत? अपने अनमोल विचार कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।